इस ट्रेजेडी में 3 लोग थे जिनकी लाइफ्स एक दूसरे से इंसेपरेबली जुड़ी हुई थीं। थीडियस गोसलिंग 32 साला मकामी वेटरनरी डॉक्टर जिनका नेचर बहुत सॉफ्ट था और एनिमल वेलफेयर के लिए उनका पैशन गहरा था। जेनेवियो पंप्टर 28 साल की एनर्जेटिक प्राइमरी स्कूल टीचर जिनकी स्माइल और लाइफ एनर्जी हर मिलने वाले को इम्प्रेस करती थी। और कॉर्डेलिया गोसलिंग थीडियस की 58 साल की मां जो कम्युनिटी में अपने सोशल वर्क के लिए फेमस थीं। कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता था कि उनके पीसफुल और ऑर्डिनरी दिखने वाले दिन जल्दी ही एक ऐसा हॉरिफिक टर्न लेंगे जो न सिर्फ इन तीनों की लाइफ्स को पूरी तरह से इंटरवाइन कर देगा बल्कि मारान के पूरे टाउन की स्पिरिट तक को बदल कर रख देगा। छोटे छोटे सीक्रेट्स, छुपी हुई ड्रीम्स और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स एक ऐसे तूफान की शुरुआत करेंगे जिसका इफेक्ट हर गली, हर घर और हर दिल पर महसूस किया जाएगा। थेडियस गॉसलिंग कॉर्डेलिया और दिवंगत एडमंड गॉसलिंग का इकलौता बेटा था। बचपन से ही साफ था कि उसने अपने पिता का दयालु हृदय और मां की तेज बुद्धि दोनों विरासत में पाए हैं। जब थेडियस सिर्फ 10 साल का था उसके पिता का देहांत हो गया और कॉर्डेलिया ने अपनी पूरी ऊर्जा बेटे की परवरिश में लगा दी ताकि वह एक पूर्ण और सुसंस्कृत इंसान बने। वह उसकी जिंदगी के हर पहलू पर नियंत्रण रखती थी, पढ़ाई से लेकर दोस्तों के चुनाव तक, और हमेशा चाहती थी कि वह उसकी सख्त उम्मीदों पर खरा उतरे। जैसे जैसे थेडियस बड़ा हुआ उसे जानवरों की संगत में सुकून मिलने लगा। यही शौक उसे वेटरनरी मेडिसिन की ओर ले गया जिसे शुरुआत में कॉर्डेलिया ने पसंद नहीं किया। उसकी चाहत थी कि बेटा अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए सर्जन बने, मगर समय के साथ बेटे की लगन और उसके क्षेत्र में सफलता देखकर उसने अपना मन बदल लिया। अपनी पूरी जिंदगी में थेडियस ने हमेशा मां की स्वीकृति चाही। उनका रिश्ता जटिल था, एक तरफ कॉर्डेलिया का हद से ज्यादा प्यार और दूसरी तरफ बेटे की आजादी की चाहत। वह अक्सर अपनी इच्छाओं और मां की उम्मीदों के बीच फंसा रहता और यही खींचतान एक दिन बड़े हादसे का कारण बनने वाली थी। दूसरी ओर जेनेविव प्लम्पटर की परवरिश बिल्कुल अलग माहौल में हुई। वह एक नजदीकी कस्बे के मेहनतकश लेकिन प्यार करने वाले माता पिता की बेटी थी। जेनेविव हमेशा थोड़ी भारी कदकाठी की रही और बचपन में उसे अक्सर सहपाठियों के तानों और कुछ रिश्तेदारों की भलाई के नाम पर कही गई चुभती बातों का सामना करना पड़ा। इन चुनौतियों के बावजूद उसके माता पिता ने उसमें मजबूत आत्मविश्वास और सपनों को पूरा करने का साहस जगाया। बड़ी होने पर जेनेविव ने अपने अनुभवों को शिक्षा और बाल मनोविज्ञान के प्रति अपने जुनून में ढाल लिया। उसका विश्वास था कि एक शिक्षक बनकर वह बच्चों की जिंदगी में बदलाव ला सकती है और अगली पीढ़ी में स्वीकृति और दया का भाव भर सकती है। उसकी गर्मजोशी और नए शिक्षण तरीकों ने जल्दी ही उसे छात्रों और अभिभावकों की पसंदीदा बना दिया। जब जेनेविव ने मारान एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ाना शुरू किया, उसकी मुलाकात थेडियस से एक बरसाती दिन मारान एनिमल शेल्टर में हुई। जेनेविव अपनी कक्षा को जानवरों की देखभाल और उन्हें गोद लेने के बारे में सिखाने के लिए वहां लाई थी। थेडियस, जो फुर्सत में वहां स्वेच्छा से काम करता था, तुरंत जेनेविव के जोश और बच्चों व जानवरों के प्रति उसके व्यवहार से प्रभावित हो गया। उनका संबंध तुरंत और गहरा हो गया। थेडियस जेनेविव के आत्मविश्वास और जीवन प्रेम से खिंच गया, जबकि जेनेविव को थेडियस की कोमलता और चतुराई ने मोह लिया। कुछ ही समय बाद उन्होंने डेटिंग शुरू कर दी और जल्दी ही उनका रिश्ता खिलने लगा। दोनों ने एक दूसरे में गहरी समझ और साझा मूल्यों को पहचाना। जीवन में पहली बार थेडियस को लगा कि उसे उसकी असली पहचान के लिए देखा और अपनाया जा रहा है, न कि किसी और की उम्मीदों के अनुसार। जेनेविव को भी थेडियस में ऐसा साथी मिला जो उसके दिमाग और आत्मा की कद्र करता था।
और कभी उसके रूप रंग पर उसे असुरक्षित महसूस नहीं कराता था। उनकी प्रेम कहानी मारान जैसे छोटे कस्बे में किसी परिकथा जैसी लगती थी, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि जल्द ही उनकी खुशियों की सबसे कठिन परीक्षा होने वाली है। 1 साल से थोड़ा ज्यादा के तूफानी रोमांस के बाद थेडियस ने जीनीवीव को शादी का प्रस्ताव देने का फैसला किया। उसने एक शानदार सरप्राइज प्लान किया और जीनीवीव के छात्रों की मदद से एक स्कैवेंजर हंट तैयार की। उसने जीनीवीव को मारान के उन सभी खास स्थानों पर ले गया जो दोनों के लिए खास थे, और आखिर में वे एनिमल शेल्टर पहुंचे जहां वे पहली बार मिले थे। वहां हिलती पूंछों वाले कुत्तों और गुनगुनाती बिल्लियों के बीच थेडियस घुटनों के बल बैठ गया और जीनीवीव से जीवन साथी बनने का प्रस्ताव रखा। खुशी से भरपूर जीनीवीव ने तुरंत हां कह दिया। इस जोड़े की खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। जैसे ही उन्होंने यह खबर दोस्तों और सहकर्मियों को बताई, पूरे कस्बे में चर्चा शुरू हो गई। हर कोई उन्हें एक आदर्श जोड़ा मान रहा था, मगर एक अहम शख्स को अभी तक खबर नहीं दी गई थी, कॉर्डेलिया गॉसलिंग। थेडियस जानता था कि उसकी मां आम तौर पर फैसले लेने वाली और आलोचनात्मक स्वभाव की है, इसलिए वह जीनीवीव से अब तक उसकी मुलाकात कराने में हिचक रहा था। उसने जीनीवीव का जिक्र कभी कभार किया था, लेकिन न तो उसे घर बुलाया और न ही रिश्ते की गहराई बताई। अब जबकि जीनीवीव की उंगली में सगाई की अंगूठी थी, वह जानता था कि इस मुलाकात से बचना मुमकिन नहीं। दोनों गॉसलिंग फैमिली के घर पहुंचे, एक शानदार विक्टोरियन हवेली जो पीढ़ियों से उनके परिवार में थी। कॉर्डेलिया ने दरवाजे पर स्वागत किया, लेकिन जीनीवीव पर नजर पड़ते ही उसके चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ गई। माहौल में भारीपन छा गया जब वे औपचारिक बैठक में बैठे और कॉर्डेलिया की नजरें बार बार बेटे और उसकी मंगेतर के बीच घूमती रहीं। जब थेडियस ने सगाई का ऐलान किया तो कमरे में सन्नाटा छा गया। कॉर्डेलिया के चेहरे पर कई भाव तेजी से उभरे, हैरानी, अविश्वास और आखिरकार मुश्किल से छुपाई गई नापसंदगी। उसने ठंडे लहजे में पूछा कि वे कितने समय से एक दूसरे को जानते हैं, और हर सवाल में लेकिन कॉर्डेलिया की नापसंदगी इस खुशी पर एक लंबी छाया की तरह मंडरा रही थी। उसने धीरे धीरे रुकावट डालने का सिलसिला शुरू कर दिया, हर फैसले पर सवाल उठाना और ऐसे विकल्प सुझाना जिनमें जेनीवीव की राय शामिल ही ना हो। जब जेनीवीव ने एक ढीले ढाले बोहेमियन स्टाइल का वेडिंग गाउन चुना जिसमें उसे बेहद खूबसूरत महसूस हो रहा था, तो कॉर्डेलिया ने जिद की कि वह कुछ ज्यादा पारंपरिक और स्लिम दिखाने वाला डिजाइन चुने। जब दोनों ने अपने पसंदीदा कंफर्ट फूड्स पर आधारित मेन्यू तय किया, तो कॉर्डेलिया ने हेल्दी और हल्के व्यंजनों पर जोर दिया। हर मुलाकात जेनीवीव को और असहज कर देती और थेडियस को और बेचैन। मां बेटे के बीच बहसें बढ़ती गईं और अक्सर कॉर्डेलिया रोते हुए शिकायत करती कि थेडियस बदल गया है और अब उसकी राय की कोई अहमियत नहीं है। एक खास तौर पर कड़वा झगड़ा केक छकने के दौरान हुआ। जेनीवीव ने खुशी खुशी रिच चॉकलेट केक का टुकड़ा छका, तो कॉर्डेलिया ने धीमे स्वर में कहा, क्या तुम्हें सच में इसकी जरूरत है प्यारी? ये बात धीरे कही गई थी, लेकिन जेनीवीव के कानों से बच नहीं पाई। मंगेतर की आंखों में चोट देख थेडियस फट पड़ा। मां बस, उसने ऊंची आवाज में कहा। उसकी आवाज बेकरी में गूंज उठी। आपका बर्ताव बर्दाश्त से बाहर है। अगर आप हमारा साथ नहीं दे सकती तो शायद आपको शादी की तैयारियों में शामिल ही नहीं होना चाहिए। कॉर्डेलिया का चेहरा पीला पड़ गया, होंठ एक सीधी रेखा में भींच गए। बिना कुछ कहे उसने अपना सामान उठाया और तेज कदमों से बेकरी से निकल गई, पीछे गहरी खामोशी छोड़ते हुए। उस रात थेडियस को मां के एक के बाद एक संदेश आने लगे। कुछ में वह उसे डांट रही थी कि उसने अपनी मां से बदतमीजी की, और कुछ में जेनीवीव को लेकर शक और सवाल थे। वह पूछ रही थी कि क्या वह सच में खुश है या फिर दया या सामाजिक दबाव में शादी कर रहा है। थेडियस मानसिक रूप से थक चुका था। उसने जेनीवीव को मां के संदेशों के बारे में बताया। जेनीवीव अपने दुख के बावजूद हैरान कर देने वाली सहानुभूति दिखाते हुए बोली कि शायद उन्हें कॉर्डेलिया को ज्यादा शामिल करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि वह देख सके कि उनका प्यार सच्चा है और सबके लिए जगह है।
जेनेविव की सलाह मानकर थैडियस ने मां से सुलह करने की कोशिश की और उन्हें डिनर पर बुलाया। उम्मीद थी कि नजदीकी माहौल में वह उनके रिश्ते की गहराई देख सकेगी, लेकिन वह डिनर एक बुरी तरह नाकाम रहा। कॉर्डेलिया ने पूरी शाम तंज भरी तारीफें और सेहत व शक्ल सूरत पर चुभते हुए कमेंट किए। हर शब्द जेनेविव का आत्मविश्वास तोड़ रहा था और थैडियस का सब्र खत्म कर रहा था। जैसे जैसे शादी का दिन पास आता गया, तनाव बढ़ता गया। कॉर्डेलिया का व्यवहार और अस्थिर होता गया। वह अचानक थैडियस के वेटरनरी क्लिनिक पहुंच जाती और उससे शादी पर फिर से सोचने की गुहार लगाती। उसने तो यहां तक किया कि थैडियस की पुरानी गर्लफ्रेंड से संपर्क कर पुराने रिश्ते फिर से जोड़ने और मंगेतर जोड़े के बीच दरार डालने की कोशिश की। थैडियस अपनी मोहब्बत जेनेविव और अपनी जिंदगी भर की मां को खुश रखने की चाहत के बीच फंसा हुआ था। वह जेनेविव से दिल से प्यार करता था, लेकिन अपनी इकलौती बची मां से रिश्ता तोड़ने का ख्याल उसके लिए असहनीय था। जब यह टकराव अपनी चरम सीमा पर पहुंचा, तो कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि आगे कितने दुखद घटनाक्रम आने वाले हैं। शादी का दिन नजदीक आते आते कॉर्डेलिया गॉसलिंग के व्यवहार में खतरनाक बदलाव आ गया। जो बात सिर्फ नापसंदगी और तंज से शुरू हुई थी, वह अब शादी को हर कीमत पर रोकने के जुनून में बदल चुकी थी। उसने खुद को यकीन दिला लिया था कि वह यह सब अपने बेटे के प्यार में कर रही है और उसे एक ऐसी बड़ी गलती से बचा रही है जो उनकी जिंदगी बर्बाद कर देगी। कॉर्डेलिया के दिन शादी को रोकने की योजनाओं में ही कट रहे थे। वह घंटों ऑनलाइन फोरम्स और वेबसाइट्स पर समय बिताती, जहां चरम डाइटिंग और फैट शेमिंग को बढ़ावा दिया जाता था। उसके ब्राउजर हिस्ट्री में ऐसे सर्च भरे थे, किसी जोड़े को अलग कैसे करें और संकेत कि आपका बेटा एक जहरीले रिश्ते में है। उसने तो एक स्थानीय जादूगर से भी संपर्क किया ताकि कोई ऐसा इशारा मिल सके जो शादी के बर्बाद होने का संकेत दे। जेनेविव के वजन को लेकर उसका जुनून उसे खतरनाक रास्ते पर ले गया। कॉर्डेलिया ने जेनेविव को एक इंसान के रूप में देखना बंद कर दिया और अब उसे एक समस्या समझने लगी जिसे खत्म करना जरूरी था। उसने जेनेविव का पीछा करना शुरू कर दिया। शहर में उसकी रोजमर्रा की दिनचर्या पर नजर रखी। दूर से देखती कि वह ग्रोसरी खरीद रही है, स्थानीय पार्क में एक्सरसाइज कर रही है या दोस्तों के साथ कॉफी पी रही है। हर नजर उसकी अवास्तविक नफरत को और भड़काती। एक दोपहर कॉर्डेलिया ने जेनेविव का पीछा करते हुए उसे प्लस साइज कपड़ों की एक दुकान तक देखा। उसने देखा कि जेनेविव शादी की लॉन्ड्री ट्राई कर रही है, चेहरे पर खुशी की मुस्कान और आईने में अपना प्रतिबिंब देख रही है। यह दृश्य कॉर्डेलिया के लिए असहनीय था। जेनेविव की खुशी और आत्मविश्वास उसे तोड़ रहे थे। उसी समय उसके योजना और भी खौफनाक रुख लेने लगी। कॉर्डेलिया का कभी निर्दोष घर अब उसकी मानसिक स्थिति का प्रतिबिंब बन गया था। हर जगह उसके लिखे गए योजनाबद्ध नोट्स और पागलपन से भरे स्टिकी नोट्स बिखरे थे। उसने अपनी शक्ल सूरत और सामाजिक जिम्मेदारियों को नजरअंदाज कर दिया, एकांतवास में चली गई और खुद को पूरी तरह अपने मिशन थैडियस को बचाने के लिए समर्पित कर दिया। कभी कभी उसके दिमाग में थोड़ी रोशनी की झलक आती और वह अपने विचारों और कार्यों से डर जाती, रो पड़ती, लेकिन ये क्षण बहुत छोटे होते और जल्दी ही वह फिर अपने जुनून में डूब जाती। जैसे जैसे उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ती गई, उसका व्यवहार और अस्थिर हो गया। उसने जेनेविव के कार्यस्थल पर गुमनाम कॉल्स करके क्षमता पर शर्मनाक अफवाहें फैलाईं। थैडियस को मोटापे और स्वास्थ्य से जुड़े आंकड़े और लेख भेजे और इसे मां की फिक्र के रूप में पेश किया। थैडियस अपनी मां के बढ़ते व्यवहार से वाकिफ था, लेकिन इसकी गंभीरता को पूरी तरह समझ नहीं पाया। उसने समझाने की कोशिश की कि जेनेविव से उसका प्यार सच्चा है और खुशहाली और आत्मसम्मान शारीरिक रूप से तय नहीं होते, लेकिन ये बातें कॉर्डेलिया तक नहीं पहुंचती। कॉर्डेलिया के बिगड़े हुए वास्तविकता के दृष्टिकोण में वही एकमात्र व्यक्ति थी जो सच देख सकती थी और यह उसका कर्तव्य था कि उस पर अमल करे। शादी से एक दिन पहले की सुबह कॉर्डेलिया का जुनून चरम पर था। उसने खुद को यकीन दिला लिया
कि अपने बेटे को एक दुखद जीवन से बचाने के लिए सबसे कठोर कदम उठाना जरूरी है। एक भयानक संकल्प के साथ उसने एक योजना बनाई जो उनकी सभी जिंदगी का रुख हमेशा के लिए बदलने वाली थी। मरण शहर पर सूरज उस दिन उगा जो खुशियों से भरा होना चाहिए था, लेकिन वातावरण में स्पष्ट तनाव था, जैसे शहर को स्वयं आने वाले संकट का एहसास हो। थैडियस और जेनेविव पिछले महीनों की तनावपूर्ण घटनाओं के बावजूद अपनी शादी के लिए उत्साहित थे। उन्होंने परंपरागत रूप से तय किया था कि शादी से एक दिन पहले वे एक दूसरे को नहीं देखेंगे। जेनेविव सुबह जल्दी उठी, दिल हल्का था, हालांकि कॉर्डेलिया के साथ संघर्ष मौजूद थे। उसका पूरा दिन व्यस्त था, अंतिम ड्रेस फिटिंग, ब्राइड्समेड्स के साथ मैनिक्योर पेडिक्योर और शाम को माता पिता के साथ शांत डिनर। सुबह की दिनचर्या के दौरान वह आने वाले जीवन के सपने देखती रही जो वह और थैडियस मिलकर बनाएंगे। शहर के दूसरी तरफ थैडियस भी सूरज के साथ उठा, दिमाग में आखिरी तैयारी की सूची और मां की मानसिक स्थिति को लेकर चिंता। उसने नाश्ते के लिए कॉर्डेलिया को बुलाया, यह उम्मीद करते हुए कि शादी से पहले अंतिम बार सुलह हो जाए। स्थानीय डाइनर में वह कॉफी के कप से खेलता रहा, लेकिन दिल में अजीब सा बेचैनी बना रही। दूसरी ओर कॉर्डेलिया का नाश्ता करने का कोई इरादा नहीं था। उसने पूरी रात घर में घूमते हुए डरावने विचार और निराशाजनक योजनाओं के बारे में सोचा। सुबह सुबह उसने ठंडा, हृदय को थर्रा देने वाला निर्णय लिया। अगर वह थैडियस को शादी रोकने पर राजी नहीं कर सकती तो उसे खुद ही मामले को संभालना होगा। दिन बीतते बीतते कॉर्डेलिया का व्यवहार और अस्थिर हो गया। उसने स्थानीय हार्डवेयर स्टोर से अजीब चीजें खरीदी, रस्सी, डक्ट टेप और तेज बागवानी की कैंची। कैशियर, जो कॉर्डेलिया को वर्षों से जानता था, इस सामान को बैलेंस करते हुए एक अजीब सा तनाव महसूस कर रहा था, लेकिन उसे शादी के दबाव का नतीजा समझकर नजरअंदाज कर दिया। इसी बीच जेनेविव अपनी ब्राइड्समेड्स के साथ एक शांत दिन बिता रही थी। सब हंसी मजाक में व्यस्त थे कि अचानक जेनेविव को एक ठंडी सनसनाहट महसूस हुई, जैसे कोई उसके पास से गुजर गया हो। उसने इसे झटका दिया और आने वाले दिन की खुशियों पर ध्यान केंद्रित किया, इस बात से बेखबर कि खतरा हर पल नजदीक आ रहा है। दोपहर तक कॉर्डेलिया ने खुद को एक पागल स्थिति में डाल लिया। उसने यह यकीन कर लिया कि जेनेविव को खत्म करना ही एकमात्र रास्ता है जिससे वह अपने बेटे को दुखद जीवन से बचा सकती है। भयावह स्थिरता के साथ उसने अपनी खरीदी हुई चीजें कार में रखीं और जेनेविव को ढूंढने निकल पड़ी। ज्यादा समय नहीं लगा कि उसने अपनी होने वाली बहू का पता लगा लिया। उसने देखा कि जेनेविव सलून से बाहर निकल रही थी, अपनी सहेलियों को अलविदा कह रही थी और माता पिता के साथ डिनर के लिए घर जाने की तैयारी कर रही थी। कॉर्डेलिया एक नाजुक मुस्कान के साथ उसके पास आई। जेनेविव उसे देखकर हैरान हुई, लेकिन सुलह की उम्मीद में खुश दिल से मिली। जैसे ही वो दोनों शहर से बाहर निकलीं, कॉर्डेलिया के चेहरे से स्माइल गायब हो गई और उसकी जगह एक ठंडी और डिटर्मिन्ड एक्सप्रेशन ने ले ली। जेनेविव ने इस चेंज को नोटिस किया और बेचैनी में कहा कि वापस चलें, मगर उसकी रिक्वेस्ट पर ध्यान नहीं दिया गया। कॉर्डेलिया उन्हें शहर के किनारे एक सुनसान जगह ले गई, एक जंगल जैसा एरिया जहां वो और एडम पुराने अच्छे दिनों में पिकनिक किया करते थे। कार रुकते ही जेनेविव की बेचैनी डर में बदल गई। उसने अपना फोन उठाने की कोशिश की, मगर सिग्नल नहीं था। पागलपन से पैदा हुई स्ट्रेंथ के साथ कॉर्डेलिया ने जेनेविव को काबू में कर लिया। जंगल में स्ट्रगल की आवाजें गूंजती रहीं। जेनेविव अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश करती रही, मगर कॉर्डेलिया अपनी हेट और ऑब्सेशन में रहम रहित हो चुकी थी। आखिरकार गार्डनिंग की तेज कैंची ही वो वेपन बनी जिसने घातक वार किया। कांपते हाथों से उसने अपराध के सबूत छुपाने की कोशिश शुरू की। उसके कभी बेमिसाल कपड़े अब भी भयानक निशानों से भरे हुए थे। रात के अंधेरे में मार्न के दो परिवार अपने प्रियजनों के इंतजार में बेचैनी से बैठे थे। थेडियस, जो अपनी मां के नाश्ते में गैर मौजूदगी और जेनेविव का फोन नहीं उठाने से चिंतित था, डर के सबसे बुरे ख्यालों में फंस चुका था। जेनेविव के माता पिता रेस्टोरेंट में ठंडे खाने और खाली टोस्ट के बीच इस डर में डूबे थे कि कुछ बहुत गलत हो गया है। बाद में फॉरेंसिक विशेषज्ञ
और जांचकर्ताओं ने जिनीवियो की अंतिम क्षणों को जोड़ने की कोशिश की, लेकिन असली भय केवल कॉर्डेलिया गॉसलिंग ही जानती थी। सामने आया कि कॉर्डेलिया ने सुलह के बहाने जिनीवियो को जंगल में बुलाया था। वह जगह जो कभी खुशियों की यादों से जुड़ी थी, अब एक असहनीय डरावने दृश्य में बदल गई थी। जांच से पता चला कि जिनीवियो ने अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन कॉर्डेलिया के पास चौंकाने वाला तत्व और हथियार था। उसने बागवानी के कैंची चुने, जो तेज और आसानी से इस्तेमाल होने वाली थी, और यही मौत का कारण बनी। पोस्टमार्टम में दिखा कि जिनीवियो को कई चोटें लगी थीं, जिसमें एक सीधे दिल में लगी और जानलेवा साबित हुई। अपने अंतिम क्षणों में जिनीवियो ने थेडियस को पुकारा, जिसने कॉर्डेलिया के गुस्से को और बढ़ा दिया। जंगल के पास रहने वाले कुछ लोगों ने चिल्लाहटें सुनी, लेकिन उन्हें जानवरों या युवाओं की शरारत समझकर नजरअंदाज कर दिया। घटना के बाद कॉर्डेलिया का सैन्य सा अनुशासन जाग उठा। उसने सफाई का सामान, कचरे के बैग और अतिरिक्त कपड़े साथ लाए। उसने बड़ी सूक्ष्मता से खून से सने कपड़े और हथियार बैग में रखे और लाश को तिरपाल में लपेटा। जिनीवियो का शरीर हिलाना मुश्किल था और उसकी भारीपन सबसे बड़ी बाधा बन गई। अंततः उसने लाश को पत्तों और टहनियों से ढककर अस्थायी रूप से छुपाने की कोशिश की। कॉर्डेलिया का दिमाग घबराहट और अजीब शांति के बीच झूल रहा था। उसके बिगड़े हुए विचारों में यह सब अपने बेटे की सुरक्षा के लिए जरूरी था। उसे यकीन था कि थेडियस उसे समझेगा और धन्यवाद देगा। सबूत मिटाने के बाद उसने एक झूठा बहाना बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। पास के कस्बे में जाकर उसने खून से सने कपड़े और कैंची अलग अलग डस्टबिन में फेंके। फिर एक छोटे कैफे में गई, वेटर से बातचीत की ताकि उसे याद रखा जाए, और काफी देर वहां बैठी रही। रात में घर लौटकर उसने नहा लिया और सफाई करते हुए पहने कपड़े चूल्हे में जला दिए। दूसरी ओर जिनीवियो की लाश जंगल में पड़ी थी। हल्की बारिश ने कॉर्डेलिया की छुपाने की कोशिशों को धीरे धीरे मिटा दिया। शहर में चिंता बढ़ती जा रही थी। थेडियस अस्पतालों और पुलिस स्टेशनों को फोन कर रहा था, जबकि जिनीवियो के माता पिता ने बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शादी से एक दिन पहले की खुशी और उत्साह अब डर और चिंता में बदल चुके थे। किसी को नहीं पता था कि जंगल में क्या हुआ, लेकिन सच जल्द ही सामने आने वाला था। शादी के दिन मार्न में खुशियों के बजाय पुलिस की गाड़ियां और गंभीर चेहरे दिखाई दिए। यह खूबसूरत कस्बा अब गुमशुदा व्यक्ति की जांच का केंद्र बन चुका था। राज्य पुलिस के अनुभवी जांचकर्ता एलियस हॉलोवे ने केस संभाला। सबसे पहले उसने थेडियस से बात की, जो चिंता और पछतावे में टूट चुका था। उसने मां के साथ विवादों का जिक्र किया और डर व्यक्त किया कि शायद कॉर्डेलिया ने कुछ भयानक कर दिया है। शुरुआती शक थेडियस पर गया, क्योंकि ज्यादातर गुमशुदगी के मामलों में जीवन साथी संलिप्त पाया जाता है, लेकिन उसकी सच्ची चिंता और मजबूत बहाना कि वह सारी शाम दोस्तों के साथ था ने उसे संदिग्ध सूची से बाहर कर दिया। फिर ध्यान कॉर्डेलिया की ओर गया। उसके हाल के अजीब व्यवहार और बेटे की चिंता ने उसे पर्सन ऑफ इंटरेस्ट बना दिया। पूछताछ में कॉर्डेलिया ने शांत चेहरा पेश किया और अपने दिन का पूरा ब्यौरा दिया। उसने कहा कि वह दोपहर और शाम को पास के कस्बे में थी और कैफे की रसीद सबूत के रूप में दी, लेकिन उसकी कहानी में विरोधाभास सामने आए। कैफे का वेटर कहता था कि वह दावे से काफी देर बाद आई थी और एक पड़ोसी ने उसे रात देर से घर आते देखा था। पुलिस ने जब और जांच की तो हार्डवेयर स्टोर से उसकी अजीब खरीदारी सामने आई। कैशियर का बयान भी शक में इजाफा कर रहा था। गॉसलिंग के घर की तलाशी के लिए वारंट लिया गया, जहां कार में खून के निशान मिले, बावजूद इसके कि उसे साफ करने की कोशिश की गई थी। असली मोड़ अगले दिन आया, जब एक हाइकर का कुत्ता जंगल में जिनीवियो की लाश के पास पहुंचा। यह भयानक खुलासा मामला गुमशुदगी से हत्या में बदल गया और फोरेंसिक टीम मौके पर जाकर विस्तार से सबूत इकट्ठा करने लगी। और सबूत इकट्ठा होने के बावजूद, कॉर्डेलिया की सफाई की कोशिशों के बावजूद, उसने कुछ महत्वपूर्ण सुराग पीछे छोड़ दिए थे। उसके कपड़ों के रेशे
एक फेंकी हुई पानी की बोतल पर आंशिक फिंगरप्रिंट और डीएनए के सबूत, ये सब इस बात का सबूत थे कि वह घटना स्थल पर मौजूद थी। जैसे जैसे सबूत बढ़े, कॉर्डेलिया का सावधानीपूर्वक बनाया गया नकाब टूटने लगा। कड़ी पूछताछ के दौरान वह आखिरकार टूट गई और हत्या स्वीकार कर ली, एक अव्यवस्थित भाषण में जिसने उसके जुनून और पागलपन की गहराई को दिखाया। इस स्वीकारोक्ति ने मार्न में भूकंप जैसी हलचल मचा दी। दोस्त और पड़ोसी जो वर्षों से कॉर्डेलिया को जानते थे, यह समझने में असमर्थ थे कि वह महिला, जिसे उन्होंने एक सम्मानित समुदाय सदस्य माना था, इतनी भयानक हत्या कर सकती है। थेडियस के लिए यह खुलासा तबाह करने वाला था, यह जानकर कि उसकी अपनी मां ने सिर्फ मोटापे से नफरत और अति नियंत्रण की इच्छा के कारण उस महिला को मार डाला जिसे वह प्यार करता था। यह सब सहना उसके लिए लगभग असंभव था। वह गहरी डिप्रेशन में चला गया, खुद को दोष देते हुए कि उसने संकेत नहीं पहचाने और जिनीवियों को बचाया नहीं। जिनीवियों के माता पिता शोक में डूबे थे। उनकी बेटी, जिसने अपनी दयालुता और शिक्षण के जज्बे से अनगिनत जिंदगी छुई थी, उनसे निर्दयी तरीके से छीन ली गई। जब कॉर्डेलिया को हिरासत में लिया गया तो एक समय का खूबसूरत कस्बा मार्न इस अपराध के बाद के प्रभावों से जूझता रहा। एक ऐसा अपराध जिसने इस शांतिपूर्ण बस्ती के नीचे छिपे अंधेरे रुझानों को उजागर कर दिया। अगले कुछ हफ्तों में कॉर्डेलिया की गिरफ्तारी के बाद उसके पागलपन और मानसिक विकार की पूरी कहानी सामने आई। जांचकर्ताओं ने उसके घर की तलाशी के दौरान डायरियां खोजी, जिनमें जिनीवियों के वजन पर बढ़ती चिंता और हर कीमत पर उस रिश्ते को खत्म करने का उसका संकल्प दर्ज था। डायरी ने एक टूटते हुए मन को दिखाया, ऐसी लिखावटें जो कभी अपने कर्मों को सही ठहराती और कभी ऐसे पल दिखाती जब कॉर्डेलिया खुद अपनी सोच से डर जाती। मनोवैज्ञानिकों, जिन्हें कॉर्डेलिया की जांच के लिए बुलाया गया, ने उसे गंभीर व्यक्तित्व विकार में पीड़ित पाया, जिसे अपने पति की मौत के दुख और बेटे के प्रति अस्वस्थ लगाव ने और बढ़ा दिया था।